हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 अप्रैल को हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल द हिंदू से लिए हैं, 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ऑन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। कल भी हमने एक क्वेश्चन तैयार किया था इसी तरह का, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया था। यहाँ पर हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है क्रूअल्टी एज पॉलिसी। रिसेंटली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने रवांडा बिल पेश किया है। रवांडा बिल के बारे में बात करेंगे, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ऐसी चीज़ें आजकल बहुत पूछी जा रही हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है आर्टिकल 244A, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ ऑटोनॉमी फॉर असम ट्राइबल एरिया। ये आर्टिकल 244A आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है और आज तक के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये आर्टिकल सुना भी नहीं होगा और मैंने भी ये पहली बार ही सुना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपको। लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी आपने ये आर्टिकल के बारे में नहीं सुना होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो इसको अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, ये आपको प्री में पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी होगी। मोर में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर होगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करेंगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रोग्राम के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या, क्या क्या स्कीम्स के अंदर चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती है। इस आर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या करना चाहिए, कौन से मेजर्स लेना चाहिए ताकि हम इसमें जो इश्यूज हैं उसे रिसॉल्व कर सके। तो आपको मेंस में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में, है ना, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आया था प्रोग्राम के बारे में आया था। यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। कल हम लोगों ने एक स्कीम की परफॉर्मेंस देखी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की। आज हम लोग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। तो आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इस क्वेश्चन को इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किया जाएगा। आर्टिकल शुरू करते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका पर्पस क्या था, टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर बाय 20 to 30% बाय 2024। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और 2024 तक के हम पार्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन है 2.5 का, उसे 20 से 30% कम करना चाहते थे फ्रॉम 2017 लेवल। रेफरेंस ईयर क्या है यहाँ पर, 2017। 2017 से कितना परसेंट, 20 से 30। उसके बाद ये जो टारगेट थे इसे रिवाइज किया गया और इसे रिवाइज करके कितना परसेंट कर दिया, 40% कर दिया बाय 2026। अब NCAP प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर उन सिटीज़ को इंक्लूड किया है जिनका एनुअल लेवल ऑफ PM 2.5 बहुत हाई है, जिनका स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा है, वायलेट कर रहा है स्टैंडर्ड को, उन सिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इनिशियली 21 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। इन सिटीज़ को नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहा जाता है। ठीक, तो इनका जो PM 2.5 का लेवल होगा एनुअली, वो स्टैंडर्ड लेवल से कहीं ज़्यादा है और इसलिए इन्हीं सिटीज़ को टारगेट किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। इन सिटीज़ को क्या करना होगा, इन्हें एनुअल क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इस चीज़ को करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, जिसका ये प्रोग्राम है, जिसने लॉन्च किया है, उन्होंने इसके लिए फंड्स भी अलग से एलोकेट किए हैं। लगभग 10,422.73 करोड़ फंड्स मिनिस्ट्री के द्वारा एलोकेट किया गया है। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि
जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो फंड एलोकेट किए गए हैं उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। जितना एलोकेटेड फंड है उसका अभी तक सिर्फ 60% जो है यूज़ किया गया है। 20% ऐसी सिटीज़ है जिसने केवल 30% के आसपास फंड को यूज़ किया है, और कुछ सिटीज़ तो ऐसी है जैसे कि विशाखापट्टनम, उन्होंने अभी तक के एनसीएपी फंड का 0% और बेंगलुरु ने 1% के अराउंड स्पेंडिंग की है। तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये स्पेंडिंग में भी है, फंड यूटिलाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण जो प्रोग्राम है उसका इम्प्लीमेंटेशन में इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, डिले देखने को मिल रहा है। थर्ड क्या है इशू? डिले इन अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे अप्रूवल लेने में भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई भी सिटी को कोई भी प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करना है, जैसे कि मैकेनिकल स्वीपर हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उसके लिए जो है उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जिसके कारण जो प्रोग्राम है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिल रहे हैं और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और क्या इशू है इसमें? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइंड टाइमलाइंस, वेल डिफाइंड टारगेट्स नहीं है, जिसके कारण डिलेज बढ़ते जा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। एक जगह फाइल जा रही है, दूसरी जगह पहुंच रही है, और फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ही चीज़ें घूम रही हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इश्यूज हो जाएंगे, जो इस स्कीम की इफ़ेक्टिवनेस, एफिकेसी को कम कर रहे हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हमें सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें हम साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एमिशन इन्वेंट्री, एयर क्वालिटी मॉडलिंग एंड सोर्स अपॉर्शनमेंट। ये 3 तरह के साइंटिफिक टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों टूल क्या हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसको हम देखते हैं कैसे ये हमारे जो एनसीएपी प्रोग्राम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। ईआई, एमिशन इन्वेंट्री एंड सोर्स अपॉर्चमेंट, ये बहुत ही ये जो टूल है इसके थ्रू स्टडी करना बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ पॉल्यूशन। अगर हम ईआई और ऐसे की स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पॉल्यूशन का सोर्स क्या है। आप जब भी कोई भी प्लान बनाएंगे, है ना, तो आप ये कोशिश करेंगे कि मुझे इस प्लान में पॉल्यूशन कम करना है। अब पॉल्यूशन कम करना है तो आपको सोर्स पता होना चाहिए, तभी तो आप उस सोर्स के लिए मिटिगेशन मेजर्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको सोर्स ही नहीं पता कि पॉल्यूशन आ कहाँ से रहा है, जैसे कि व्हीकल के थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है, तो व्हीकल के थ्रू कितना % पॉल्यूशन हो रहा है ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपने पूरे मेजर्स व्हीकल पॉल्यूशन पे लगा दिए और व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन केवल 10% है, तो इस केस में आपके सारे फंड जो है वेस्ट हो जाएंगे, आपका ओवरऑल पॉल्यूशन भी क्या नहीं होगा? कम नहीं होगा। PM 2.5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम नहीं होगा। एमिशन इन्वेंट्री की बात करें तो ये जनरली लोकल पॉल्यूशन सोर्सेस और उसके कंट्रीब्यूशन को मेजर करता है। ये हमें क्या बताता है एमिशन इन्वेंट्री? कि लोकल लेवल पर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं और उसके कितने उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। पर इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन सोर्सेस को असेस नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसका सोर्स क्या है? स्टबल बर्निंग। पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग होती है उसके कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम ईआई का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले और लोकल पॉल्यूशन सोर्सेस को टारगेट करेंगे। ईआई में जो इश्यूज हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमें सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज़ करनी पड़ेगी। सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज़ में क्या पता चलता है हमें? डिटेल एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस पॉल्यूशन सोर्सेज। ये सोर्स लोकल पॉल्यूशन सोर्स भी हो सकता है, ट्रांस बाउंड्री भी हो सकता है। तो अगर हमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जानना है तो हमें ऐसे स्टडीज़ करनी पड़ेगी। ऐसे
स्टडीज़ के लेकिन कुछ इशू भी हैं, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन द ओरिजिन ऑफ पॉल्यूशन। जैसे कि एक डीजल ट्रक की बात करें, 200 मीटर पर ये डीजल ट्रक चल रहा है, इससे होने वाला पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है, और 20 किलोमीटर पर जो ट्रक चल रहे हैं उससे होने वाला जो पॉल्यूशन है उसका कंट्रीब्यूशन है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ऐसे स्टडीज़ के थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि जो डीजल एमिशन का केमिकल सिग्नेचर है वो सेम होगा, चाहे वो 200 मीटर पे हो चाहे वो 20 किलोमीटर पे। ठीक, तो ये ऐसे स्टडीज़ के साथ इश्यूज आता है। इसको ओवरकम करने के लिए, इन गैप्स को भरने के लिए हम AQ मॉडलिंग कर सकते हैं, जिससे हमें डिस्टेंस सोर्स की जानकारी लग जाएगी, और नियर बाय अगर कोई सोर्स है तो उससे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी जानकारी लग जाएगी। जब ये तीनों साइंटिफिक टूल को हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे तभी हम एक बेहतर प्लान बना पाएंगे। जब तक आप इनको तीनों को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे तब तक कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एयर पॉल्यूटेंट्स का ओरिजिन हो कहाँ से रहा है, हमें फोकस किस पे करना है, हमें व्हीकुलर पॉल्यूशन पे फोकस करना है, या फिर स्टबल बर्निंग पे फोकस करना है, या फिर दिवाली के फटाकों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले ये स्टडीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर मिटिगेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने शुरू में बात कही थी। अगर डेटा की बात करें तो केवल 37% सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने EI और ऐसे स्टडीज़ को कंप्लीट किया है। ये 37% नॉन अटेंडमेंट सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इस प्रोग्राम में इंक्लूड की गई है। इसका मतलब 63% ऐसी सिटीज़ है जिनको यही नहीं पता है कि और जो पॉल्यूटेंट है उसका ओरिजिन क्या है, लोकल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सारे डिटेल 63% सिटीज़ को जानकारी नहीं है, और वो जो है प्लान बना कर बैठे हैं, मेजर्स लेके बैठे हैं, लेकिन उनको यही आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में पॉल्यूशन हो ही कैसे रहा है, और इसलिए ये जो प्रोग्राम है इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। NCAP की बात करें तो NCAP बेसिकली किस डेटा पे रिलाई कर रहा है, ये सिटीज़ कॉन्सेंट्रेशन डेटा पे। कॉन्सेंट्रेशन डेटा का मतलब क्या है, ओवरऑल जो डेटा है उस पे रिलाई कर रहे हैं। जैसे कि क्रैकर से 5% पॉल्यूशन हो रहा है, स्टबल बर्निंग से 30% हो रहा है, व्हीकलर पॉल्यूशन से 15% हो रहा है। अब 15% जो व्हीकल के कारण पॉल्यूशन हो रहा है उसका सोर्स हमें डिटेल सोर्स नहीं पता है। ट्रक के कारण कितना हो रहा है, 4 व्हीलर्स के कारण कितना हो रहा है, बाइक्स के कारण कितना हो रहा है। जब हमें ये सारी चीज़ें पता चलेगी तभी तो हम प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा जो सारा फोकस है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के ऊपर है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के ऊपर नहीं है। क्या प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर रहे हो सर? प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, जैसे कि व्हीकल है आपका, ये प्राइमरी सोर्सेज होगा, इसके कारण हो रहा है। अब मान लीजिए आउटस्कर्ट्स में सिटी के इंडस्ट्री लगी हुई है, आप क्या सोच रहे हो कि ये इंडस्ट्री कहाँ पर लगी है, बाहर, तो इसको आपने मेजर ही नहीं किया है कि इससे होने वाला पॉल्यूशन कितना हो सकता है। ऑब्वियसली सिटी के बाहर है तो आप क्यों मेजर करोगे, लेकिन हवाओं के कारण जो पॉल्यूटेड एयर है वो सिटीज़ में आ सकती है, और ये जो है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डेटा लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पाएगी, और फिर आपका जो एक्चुअल जो प्लान आपने बनाया है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर भी लें तो भी वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ के तरफ, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सोर्सेस दोनों से होने वाले पॉल्यूशन को एड्रेस कर सके। और इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इवेल्युएट करने के लिए इसको भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, जो AQ मॉडलिंग है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम सिटीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद के अलावा किसी और सिटीज़ में आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को फोरकास्ट नहीं किया जा रहा है, और ये चीज़ एकदम सही नहीं है इस प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से, इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से। तो NCAP को सक्सीड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो भाई जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो रहा है उसे प्रॉपर करिए। सारी EA, SA और AQ मॉडलिंग, ये सारी स्टडीज़ को करना ज़रूरी है, इसको प्रॉपर करिए। जो 63% सिटीज़ है उन्हें भी ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। रेड टेपिज्म को कम करने की ज़रूरत है। जो दिल्ली जैसी सिटीज़ है जहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स यूज़ किए जा रहे हैं,
और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बाकी सिटीज़ के साथ भी ब्यूरोक्रेट्स को शेयर करने की ज़रूरत है। उससे रेड टेपिज्म थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद जो फंडिंग है वो परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग करनी चाहिए। जो जितना पॉल्यूशन कम करेगा, कंसंट्रेशन लेवल कम करेगा, उसे उतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। और टाइमलाइंस बनाने की ज़रूरत है, टारगेट सेट करने की ज़रूरत है। इतने दिन में आपको इतना करना है, इतने साल में इतना करना है। ठीक, ओवरऑल टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट्स नहीं बनाए। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो प्रॉपर जो है एनसीएपी सक्सीड हो सकता है, ओवरऑल सिटीज़ का पॉल्यूशन कम हो सकता है। अब जो है ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ दिल्ली पॉल्यूटेड है, मैक्सिमम सिटी को देखोगे अभी भी जो है एक्यूआई इंडेक्स उसका 200-300 के आसपास होता है। ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर कैटेगरी में आता है। ये चीज़ें क्लियर है? तो ये आपका एनसीएपी प्रोग्राम था, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसका हमने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है क्रूअल्टी एज पॉलिसी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। आर्टिकल को हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा मेंस में, लेकिन आप ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आईआर से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्री में पूछा जा सकता है आपको, जो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में क्या डिस्कस किया जाएगा? यूके गवर्नमेंट का रवांडा बिल जो रिसेंटली पास हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। रवांडा बिल को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो पुअर कंट्री में रह रहे हैं, बहुत सारे रीजंस के कारण, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयर एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, वॉर, क्लाइमेट चेंज, इन सारे कारणों से डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जो है माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वैलिड वीज़ा नहीं होते, तो वो जो है एक ऐसे रास्ते से जाते हैं, एक ऐसे रास्ते को चुनते हैं जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आपने रिसेंटली एक मूवी देखी होगी, यस नाम सुना होगा, शाहरुख खान की मूवी थी डंकी रूट्स। इंडिया से भी इस तरीके से डंकी रूट से होते हुए बहुत सारे लोग यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी डेवलप कंट्रीज़ पहुंचते हैं। और उस मूवी में दिखाया है कि कितना ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि आप जो है बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। कई सारी कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करने में, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने में खतरा होता है आपकी जान का। और उसके बाद आपको इंग्लिश चैनल होते हुए यूके पहुंचना होता है। तो हज़ारों लोग जो है यूके की बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो ये जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये यूके जाकर असाइलम मांगते हैं, वहाँ पर पनाह मांगते हैं। लेकिन रिसेंटली ये हो रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये माइग्रेशन को रोकने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं। उनके यहाँ जो इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको रोकने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जा रही है। और उसी तर्ज पर रिसेंटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने भी रवांडा बिल को रिसेंटली पास किया है अपनी पार्लियामेंट से। और जब ये बिल पास हुआ तो उसी समय न्यूज़ आई थी कि 5 लोग इंक्लूडिंग 1 चाइल्ड जो है इंग्लिश चैनल क्रॉस करते करते उन लोगों की जान चली गई। तो ये लोग जो है बेसिकली इतना ज़्यादा सफ़र करते हुए असाइलम सीक करने जा रहे हैं, और वहाँ जो कंट्रीज़ है इन्हें वापस डिपोर्ट करने की तैयारियां कर रही है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और ऑब्वियसली जो डेवलप कंट्रीज़ है उनका आर्गूमेंट ये है कि भाई हम क्यों रखेंगे इनको, ये हमारे सिटीज़न तो नहीं है, फिर ये यहाँ पर आएंगे तो क्राइसिस हो सकता है, जॉब का इशू हो सकता है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अवेलेबल है। तो ये उनका आर्गूमेंट होता है। ठीक, तो जो एग्जिस्टेशनल क्राइसिस के कारण ये माइग्रेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये रवांडा बिल लाया गया था। ठीक, इसका अगर हम ओरिजिन की बात करें तो जो बोरिस जॉनसन हैं पीएम थे 2022 में, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर आई थी, और इस पॉलिसी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉलिसी के अंदर जितने भी आपके माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो कि आ रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। कहाँ पर? रवांडा में। रवांडा कंट्री में उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और वहाँ पर असेस किया जाएगा उनका परमानेंट रीसेटलमेंट। ये पॉलिसी जो है पीएम बोरिस जॉनसन के द्वारा बनाई गई थी।
और जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि वो रवांडा गवर्नमेंट को इस स्कीम के लिए लगभग 300 मिलियन पाउंड्स भी फंड्स जारी करेंगे। जो यूके की सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने इसे स्टक डाउन कर दिया था। ये जो पॉलिसी है इसको बताया था कि ये पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि रवांडा का जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इसका मतलब आप जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं असाइलम लेने के लिए उन्हें और खतरे में डाल दे रहे हैं। कहाँ पर डिपोर्ट करके? रवांडा में डिपोर्ट करके। और इसलिए जो यूके की सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को स्टक डाउन कर दिया था, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन्हीं सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जो कोर्ट के कंसर्न थे उन्हें एड्रेस करने के लिए यूके ने द सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल पेश किया, इंट्रोड्यूस किया और रिसेंटली पार्लियामेंट में पास भी किया। इस बिल के अंदर जो पार्लियामेंट है उसने रिपब्लिक ऑफ रवांडा को एज अ सेफ थर्ड कंट्री कंफर्म किया है। एक बार लीगल बैकिंग हो गई यूके में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसकी एक बार जो है हामी मिल गई, उसका ग्रीन सिग्नल मिल गया, उसके बाद कोर्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा सॉवरेन होती है। अनलाइक यूएस और इंडिया पार्लियामेंट, उसमें थोड़ी बहुत आपको लिमिटेशंस देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो स्टक डाउन कर सकते हैं। लेकिन यूके के जो जुडिशरी सिस्टम है वो लॉ को स्टक डाउन इतनी आसानी से नहीं कर सकते। एक बार लीगल बैकिंग मिल गई तो फिर चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है स्टक डाउन करना। तो चूंकि पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भाई रवांडा सेफ कंट्री है, तो अब रवांडा सेफ कंट्री मानना ही पड़ेगा। यूएनएचसीआर की बात करें तो यूएनएचसीआर के हिसाब से ये जो मूव है ये रिफ्यूजी कन्वेंशन के लेटर और स्पिरिट दोनों के अगेंस्ट में। इससे होने वाले जो लीगल और मॉरल इश्यूज हैं उसको अगर हम लोग इग्नोर कर भी देते हैं तो भी जो रवांडा बिल है वो बहुत ख़राब पॉलिसी है। इसके जो वायबिलिटी है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत स्मॉल नंबर्स में माइग्रेंट्स यूके पहुंच पाते हैं, ज़िंदा पहुंच पाते हैं। और अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश चैनल क्रॉस करना बंद कर देंगे माइग्रेंट्स क्योंकि ये लॉ लेकर आ गए हैं, ये डिटरेंस का काम करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो इतनी रिस्क ले करके, जब उन्हें पता है कि उनकी जान जा सकती है, रास्ते में उनके बचने के चांसेस बहुत कम है, इंग्लिश चैनल क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तब भी वो अगर यूके पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये एक लॉ उन्हें नहीं रोक पाएगा, ये डिटरेंस का काम नहीं कर पाएगा, जो कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं कि इससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लोग यहाँ पर आएंगे नहीं, और जो लोग अगर आ भी गए तो उन्हें डिपोर्ट करके बेहतर जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा जो है ऋषि सुनक जी का क्लेम है, लेकिन ये डिटरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तभी तो वो जो है इतनी रिस्क लेकर आपकी कंट्री में पहुंच रहे हैं। तो पहला इशू ये है। दूसरा, जो कॉस्ट है पर पर्सन वो कितना देगा यूके? 1.8 मिलियन पाउंड पर असाइलम सीकर। अगर मान लीजिए बहुत बड़े नंबर में अगर असाइलम सीकर यहाँ पहुँच जाते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगा, इतना ज़्यादा कॉस्ट पर पर्सन तो यूके नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर असाइलम सीकर वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो ब्रिटिश कोर्ट से रिलीफ भी मांग सकते हैं, और इसके कारण जो वहाँ का जो सिस्टम है, कोर्ट जुडिशल सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा और ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये इश्यूज जो है इस पॉलिसी के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि एक बेटर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है रिलेटेड टू रिफ्यूजीज़, है ना। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस तरह की पॉलिसी से डिटरेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। चीज़ें क्लियर है? ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल पूरा समझ में आ गया हो। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 244A, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस ऑफ ऑटोनॉमी फॉर असम ट्राइबल एरिया। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। फनी चीज़ ये है कि हमने इतनी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, बेयर एक्ट पढ़ लिया, उसके बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसकी हमें आज भी जानकारी नहीं। इनफैक्ट मुझे भी आज पहली बार ये आर्टिकल 244A के बारे में पता चला है।
अब आर्टिकल शुरू करते हैं। 17वीं लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और 26 तारीख को असम में इलेक्शन होने वाले हैं। असम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि ट्राइबल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका नाम है दीपू कॉन्स्टिट्यूंसी। और इसमें जो वोट्स पड़ने वाले हैं 26 अप्रैल को पड़ने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो यहाँ के लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर स्टेट में एक स्टेट बनाने की बात की जा रही है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने की बात की गई है आर्टिकल 244A के अंदर। और सारे कैंडिडेट्स ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। अब बात करते हैं दीपू लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बारे में। ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। केवल 8.9 लाख वोटर यहाँ पर जो है वोट डालेंगे। टोटल 14 सीट्स हैं यहाँ पर लोकसभा की। और दीपू कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 6 लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, इंक्लूडिंग 3 ट्राइबल मेजॉरिटी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये तीनों किसके अंदर एडमिनिस्ट्रेड होते हैं? 6th शेड्यूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई होगी। यहाँ पर 2 ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई गई है। ऑटोनॉमस काउंसिल के थ्रू जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनॉमी दी गई है, डिसेंट्रलाइज्ड पावर दी गई है इन डिस्ट्रिक्ट को, ताकि ये सेल्फ गवर्नेंस कर सके। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दीपू कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हो जाएगा। अब आर्टिकल 244A के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 244A वॉज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1969। ठीक, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 244 से 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो संविधान संशोधन है उसके थ्रू लाया गया था। कब आया था? 1969 में। और इसमें क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया जाएगा जिसके थ्रू एक स्टेट के अंदर, असम स्टेट के अंदर एक और स्टेट डेवलप किया जाएगा। मतलब स्टेट के अंदर एक और स्टेट बनाया जा सकता है। ठीक, तो पार्लियामेंट टू पास एन एक्ट टू फॉर्म within the state of Assam an autonomous state comprising of all or any of the tribal areas। ठीक, जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन सबको मिला करके स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाने की बात की जा रही है। जो ऑटोनॉमस स्टेट होगा इसका खुद का लेजिस्लेचर भी हो सकता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या दोनों भी हो सकते हैं। 6th शेड्यूल के अंदर भी ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन ये एक स्टेप फर्दर है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। 6th शेड्यूल के अंदर जो है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसिल है जहाँ पर इलेक्शन होता है और उसके थ्रू जो है ये अपना सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं। लेकिन उन काउंसिल्स के पास जो है लॉ बनाने का अधिकार बहुत लिमिटेड होता है, जुडिशियल पावर लिमिटेड होती है, फाइनेंशियल पावर बहुत लिमिटेड होती है। अगर इस तरीके से 244A इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो एक स्टेट के अंदर और स्टेट बना दिया जाएगा जिसमें ये सारी पावर को बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर दिया जाएगा। ये जो डिमांड है 1950 से ही चल रही है और 1969 में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाया गया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो कि वहाँ पर अभी लास्ट इलेक्शन में वही जीते थे, वो लोग भी 244A के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी यही कह रहे हैं। ठीक, तो हमारे लिए 244A इम्पॉर्टेंट था, बाकी एज सच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल। ठीक, तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।